नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका योगेंद्र टाइम्स पर। दोस्तों, ज्योग्राफी के पिछले सेशन में हमने बात की थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आज हम इस सेशन में उसी बात को कंटिन्यू रखते हुए देखेंगे किस तरीके से प्रश्न यहाँ पे बनते हैं और उन प्रश्नों को किस तरीके से हम सॉल्व करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और जानते हैं कि पृथ्वी की संरचना में प्लेटों को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, वेगनर की थ्योरी क्या है और प्लेटों की संख्या क्या है, कौन सी प्लेटें बड़ी हैं, कौन सी प्लेटें छोटी हैं, प्लेटें किस तरीके से पृथ्वी में उसकी आंतरिक संरचना को नया आयाम देती हैं, या यूँ कहें कि पढ़ाई में किस तरीके से प्लेटों के आने के बाद क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव आया है। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए दोस्तों, पिछले सेशन में हमने पृथ्वी के एक आंतरिक काट को लेकर पूरा चर्चा किया था। हमने इसको काट कर क्या किया था, क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड किया था। ठीक है दोस्तों, और फिर वहाँ पे हमने सीमाओं के बारे में चर्चा की थी। हमने बताया था आपको कि क्रस्ट वाले में ही जो कि 33 किलोमीटर तक पाया जाता है, एक कॉनरेड नाम की सीमा पाई जाती है जो क्रस्ट में ही पाई जाती है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो सीमा पाई जाती है या मोहो असंबद्धता कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि मेंटल में एक पाई जाती है जिसे कहते हैं रिपीटी असंबद्धता या रिपीटी सीमा, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको बताया था मैंने कि मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। तो यहाँ से प्रश्न बनते रहे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और फिर आपको बताया था कि जो कोर वाला भाग है, कोर वाले भाग में सीमा पाई जाती है जिसे लेहमान असंबद्धता या लेहमान सीमा कहते हैं। इतना हमने वहाँ पे कल बात किया था। क्रस्ट ध्यान दीजिएगा कि सतह से लेकर 33 किलोमीटर तक पाया जाता है। और फिर मेंटल की अगर आप बात करेंगे तो मेंटल आपका 29 किलोमीटर तक पाया जाता है, 2900। और इसकी आप बात करेंगे तो कोर पूरा जो पाया जाता है 6378 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बेसिकली किलोमीटर्स रटने का कोई पैरामीटर नहीं है। थोड़ा सा आप एक अनुमान लगाए रखिए, जो आपसे प्रश्न बनता है वो बेसिकली सीमाओं से बनता है, इतना दिमाग में आपको रखना है। तो एक चीज़ और वहाँ पे आपको हमने बताई थी, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद ही अगले सेशन में हम थोड़ा सा आपको ले चलते हैं जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। देखिएगा, हमने बताया था आपको कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें हम 200 किलोमीटर तक, जो शुरू के 200 किलोमीटर हैं, उनमें एक संरचना पाते हैं जिसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर, अर्थात हिंदी में मतलब है स्थल मंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्थल मंडल। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इस 200 के बाद लगभग 100 किलोमीटर तक जो एक अलग टाइप की व्यवस्था पाई जाती है जो सेमी सॉलिड है। क्या है? सेमी सॉलिड, अर्थात अर्ध ठोस अवस्था में है। ये एक तरीके से लिक्विड और ठोस का जो मिश्रित रूप होता है वही है, और इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। यहाँ से समझेंगे आप तभी आपको समझ में आएगा। हिंदी में इसका मतलब होता है दुर्बल मंडल। ठीक है दोस्तों, अब है क्या, बात की थ्योरीज ये कहती हैं कि जहाँ तक हमने पढ़ा उसके बाद जो आप आगे पढ़ेंगे, ये कहती हैं कि ये जो दुर्बल मंडल है, ये जो सेमी लिक्विड स्टेट में है या सेमी सॉलिड कह सकते हैं, कि अर्ध ठोस और द्रव के बीच की जो अवस्था है उसकी बात जो करेंगे तो कहते हैं कि इस लिक्विड फॉर्म पे क्या है कि पृथ्वी तैर रही है। आपका जो ये स्थल मंडल है, ठीक है, ये क्या स्थल मंडल मिट्टी का भाग हो गया पूरा, और ये क्या है, लिक्विड स्टेट में है, सेमी लिक्विड स्टेट में है, सेमी सॉलिड स्टेट में, मतलब अर्ध ठोस अर्ध द्रव मिक्स है। एक तरीके से इसको आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक फॉर्म में है ये। ठीक है, तो है क्या कि इसी पर पृथ्वी हमारी, इसकी ऊपरी परत तैर रही है। ठीक, और यही जब तैरने की बात आई तो ये कह दिया गया कि इसका मतलब पृथ्वी की ऊपरी संरचना की बनावट कुछ अलग तरीके से है। ठीक, पृथ्वी की ऊपरी संरचना की बनावट कुछ अलग तरीके से है, और इसी के बाद से नई थ्योरीज आने लगी। अब नई थ्योरीज का थोड़ा सा हम आपको सिद्धांत बताते हैं कि नई थ्योरीज का सिद्धांत क्या है। देखिएगा,
जर्मनी के एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था वेगनर। वेगनर भाई साहब का भूगोल में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत योगदान इन्होंने दिया है भूगोल के क्षेत्र में। इन्होंने दो तरीके की घटनाएं देखी, दो तरह की घटनाएं वेगनर महोदय को उस समय मिलती हैं। एक तो ये कि अमेरिका का पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में एक पर्वत है जिसे अपलेशियन पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपलेशियन पर्वत। और इसी अपलेशियन पर्वत पर एक क्या थी? कोयले की खदान। कोयले की खदान थी, यहाँ से कोयला निकाला जा रहा था। ठीक है दोस्तों, कोयले की खदान से कोयला निकाला जा रहा था। अब था क्या कि इसी कोयले की खदान में कुछ वृक्षों के क्या मिले? साक्ष्य मिले। और वो वृक्ष ऐसे वृक्ष थे जो गर्मी वाले क्षेत्रों में, या यूं कहें गर्म क्षेत्र या उष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां का टेम्परेचर ज़्यादा हो। परंतु अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कैसे क्षेत्र में स्थित है? शीतोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है, मतलब ठंडी वाले क्षेत्र में स्थित है। अब अगर किसी ठंडे प्रदेश में गर्म प्रदेशों के पौधे पाए जा रहे हैं तो ये क्या संदेह पैदा करते हैं कि यहाँ पे क्या मामला, क्या बात है। एक घटना ये हुआ। दूसरी घटना ये देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, अर्थात जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में इन्होंने देखा कि ग्लेशियर पाए गए। क्या मिला? ग्लेशियर। इन्होंने दक्षिण भारत से ग्लेशियर के साक्ष्य देखे। अब ग्लेशियर का साक्ष्य दक्षिण भारत से मिलना ये भी बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि दक्षिण भारत आप देखेंगे 0 डिग्री के क्या है? 0 डिग्री अक्षांश के करीब है, विषुवत रेखा के थोड़ा सा करीब है। और इसके कारण यहाँ पे ग्लेशियर का पाया जाना ये क्या है? बहुत आश्चर्य करने वाली घटना है, क्योंकि ग्लेशियर ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो क्या हो? जो शीत हो या शीतोष्ण हो, जो ठंडे हो। जबकि भारत का दक्षिणी पार्ट किस में है? गर्म है ना। 0 डिग्री करीब है तो कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों घटनाएं क्या की? इनके मन में संदेह पैदा की। वेगनर महोदय के मन में संदेह पैदा की कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो वेगनर ने इसके पीछे 2 कारण बताए। पहला कारण उन्होंने ये बताया कि जो पेटियां हैं इस समय जो हम बांटे हैं पृथ्वी को, ये पेटियां क्षैतिज न होकर कैसी होंगी? ऊर्ध्वाधर होंगी। ठीक है, कैसी होंगी? ऊर्ध्वाधर होंगी। तो एक तो इन्होंने ये बात कहा। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जो महाद्वीप हमें स्थिर दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है वो महाद्वीप क्या हो? गतिशील हो, चल रहे हों। ठीक, अब 2 पॉइंट इन्होंने अपने दिमाग में निकाला इस घटना के बाद। ठीक, अब उसके बाद क्या किया इन्होंने? पहली घटना को कहा तो यार ये तो गलत है, क्योंकि ऐसा अगर करेंगे हम कि पृथ्वी की जलवायु पेटियों के अगर डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं तो इसके लिए हमें पृथ्वी के गतियों को चेंज करना पड़ेगा। अर्थात जो हमने परिक्रमण और परिभ्रमण पढ़ा है, रोटेशन और रेवोल्यूशन पढ़ा है, घूर्णन और परिभ्रमण पढ़ा है, उसे बदलना पड़ेगा। ठीक है ना, उस गति को क्या करना पड़ेगा? हमें चेंज करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है कि पृथ्वी की गति कभी चेंज हुई हो। ठीक, तो इसीलिए इन्होंने पहले तर्क को काट के ये कहा कि एक बात इस पे जो लगती है वह यह है कि महाद्वीप वर्तमान में स्थिर ना होकर गतिशील है। तो लोगों ने उनसे प्रश्न किया, आप किन कारकों को महाद्वीपों की गति के लिए जिम्मेदार मानते हैं? भैया क्या कारण है ऐसा कि आप कह रहे हैं कि महाद्वीप चल रहे हैं? कौन चला रहा है? तो वेगनर महोदय ने कुछ तर्क प्रस्तुत किए महाद्वीपों के चलने से संबंधित। ठीक है, उनमें से पहला तर्क ये था कि इन्होंने कहा, वेगनर से जब पूछा गया तो वेगनर ने कहा कि एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून,
चंद्रमा का इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी पर कि वो पृथ्वी के जो ऊपरी परत है, लिथोस्फेयर है, स्थल मंडल है, उसको खींच रहा है अपनी तरफ। इसके कारण वो चल रहे हैं। कि हाँ यार बताए तो सही। ठीक। दूसरा इन्होंने कहा अपथ्रस्ट फोर्स, तैराव बल। ठीक, अपथ्रस्ट फोर्स के बारे में कहा, तैराव बल के बारे में कहा। ठीक। और एक कारण और प्रस्तुत किया इन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ये भी जिम्मेदार है कि पृथ्वी के चलने का। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के चलने के साथ साथ इसमें ऐसी विधाएं, इस तरीके से फोर्सेस तीनों आपस में काम करते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या करती है, रोटेट करने लगती है। ठीक, मून के कारण एक तो चल रहा है, दूसरा अर्थ की जगह ये सन है ये। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन काम कर रहा है, और अपथ्रस्ट फोर्स या तैराव बल काम कर रहा है। ठीक है, इन्होंने ये 3 बल बता दिए कि इस कारण से महाद्वीप क्या हैं, चल रहे हैं। ठीक, अब क्या हुआ, अब जो बाकी लोग थे इनकी थ्योरीज को सुनने वाले, जब इन्होंने रिसर्च प्रस्तुत किया तो इस कहे कि ये बताइए, अगर इस तरीके से इन फोर्सेस में इतनी ताकत है कि ये पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को चला दे रहे हैं, तो इसके कारण तो यार इतना ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रहा है तो पृथ्वी के पूरे जल को ही उठा देते, पूरी परत को ही ऊपर उठा देते, मानव तक को ऊपर उठा देते। ठीक, और इन्हीं फोर्सेस के कारण जो इन्होंने तर्क दिए, इसी के कारण वेगनर की क्या हुई, आलोचना हुई। बहुत ज़्यादा इनकी बेइज्जती होती है, एक तरीके से आलोचना बहुत ज़्यादा होती है कि ये मतलब कौन सा तर्क आपने प्रस्तुत किया है कि प्लेट्स मूव कर रही हैं। ठीक है, परंतु इस असफलता ने भी आने वाली पीढ़ियों को एक बात इस डायरेक्शन में सोचने के लिए मजबूर किया, केंद्रित किया कि वास्तव में महाद्वीप चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, तो महाद्वीप चल रहे हैं, तो महाद्वीप चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, बाद की पीढ़ियों ने खोज किया, जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि वेगनर महोदय ने क्या बताया कि महाद्वीपों की स्थितियां किस तरीके से थी पहले। इन्होंने जैसे कि ये तो बताया कि चलने के कारण थे, तो इनसे पूछा गया कि अच्छा चले तो पहले कैसे थे महाद्वीप, कहे अच्छा बताते हैं आपको। जैसे कि बताया गया कि पहले जो महाद्वीप थे वो सारे महाद्वीप जितने भी हैं इस समय, कितने महाद्वीप हैं, 7। तो 7 महाद्वीप क्या थे, एक गोले में केंद्रित थे। ठीक, एक गोले जैसी संरचना में केंद्रित थे और इसके चारों तरफ क्या था, जल था। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, चारों तरफ जल राशि थी और बीच में एक क्या था, स्थल खंड था, स्थल पिंड था। ठीक है, इस स्थल पिंड को वेगनर ने नाम दिया पैंजिया। इन्होंने कहा कि ये पैंजिया है। ठीक है, और कहे ये क्या है, जो पानी वाली राशि है, तो पानी को इन्होंने कहा कि ये पेंथालासा सागर है। क्या है, पेंथालासा सागर। इसको ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा, आपसे एग्जाम वगैरह में इसको पूछता है। ठीक है, कहे अच्छा एक बात तो हो गई। कहे फिर क्या हुआ कि इसी में इस तरीके से ये तीनों बल काम किए। देखिए इनकी जो रीजन था इनका जो बताने का कि तीनों बल वाला, ये गलत हुआ बाद में, परंतु इनकी थ्योरी सही है। तर्क इन्होंने जरूर प्रस्तुत सही नहीं कर पाई है, परंतु इनकी थ्योरी सही है। तो कहे कि पहले ये एक थे और इनके चारों तरफ जल भरा हुआ था, जिसका नाम इन्होंने पेंथालासा सागर दिया, और महाद्वीप का नाम क्या दिया, पैंजिया, स्थलखंड के पार्ट को। फिर इन्होंने कहा कि ये 2 भागों में टूट गए। ठीक है, और पानी क्या हुआ, बीच में आ गया। कहे अच्छा बहुत सही बता रहे हैं आप। तो कहा कि अब की जो पानी आया इसका नाम हो गया टेथिस सागर। ठीक है, क्या नाम हो गया, टेथिस सागर। और ऊपर वाले को क्या इन्होंने नाम दिया, कहा कि ऊपर वाले का नाम है भैया अंगारा लैंड। क्या नाम रखा, अंगारा लैंड। और नीचे वाले का क्या नाम रखा, गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, गोंडवाना लैंड। ठीक, ये बता दिया। फिर कहे कि फिर धीरे धीरे चूंकि इनमें संचलन लगातार होता रहा, उसके कारण से क्या हुआ कि ये वर्तमान स्थिति को प्राप्त किए।